गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी एल नीनो की। किसकी बात की थी? एल नीनो की। देखिए होता क्या है एल नीनो। एल नीनो का अर्थ होता है कि यीशु का शिशु। उसका रीज़न है कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके कौन से तट पे? पश्चिमी तट पे एक धारा बहती है जिसको बोलते हैं पेरू की धारा। पेरू की धारा बोलते हैं, सही है। पेरू की जो धारा है उसको दूसरा नाम है हमबोल्ट की धारा। हमबोल्ट की धारा। हमबोल्ट की धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमबोल्ट महोदय ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। प्रशांत महासागर में है। तो जो एल नीनो होता है वो जो पेरू की धारा वैसे तो क्या होती है? ठंडी होती है, लेकिन ये 2 या 5 वर्ष में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि वो धारा किस में परिवर्तित हो जाती है? गर्म में, सही है। वो धारा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है? महासागर का बुखार भी उसे कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है हम क्या कहते हैं? क्या आ गया? फीवर आ गया, बुखार आ गया। तो जैसे ही इस ठंडी धारा का टेम्परेचर बढ़ा तो हमने क्या कहा कि महासागर में क्या आ गया? बुखार आ गया। तो जो पेरू की जो धारा है इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गर्म धारा में परिवर्तित हो जाती है, और उसका रीज़न क्या रहता है? वह भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब जो स्थितियां हैं ये एक सिंपल स्थिति हैं, सामान्य परिस्थितियां हैं। पहले हम इनकी बात करेंगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? एल नीनो की बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही एल नीनो प्रभावी होता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में दाब के अंतर के कारण जो भारतीय मानसून है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज हम पहले इसके बारे में एल नीनो के सामान्य जो परिस्थितियां पाई जाती हैं उनकी बात करेंगे। जब एल नीनो प्रभावी होगी तो उसके बाद परिस्थितियां किस प्रकार की रहेंगी फिर हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए आइए बात करते हैं। हमारे पास 3 रेखाएं हैं। ये हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और इसको हमने बनाया मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको थोड़ा सा दोनों में सेम गैप रहता है, इसमें गैप इसलिए रहा ताकि आपको ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई दे जाए। ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, और ये है हमारे पास भारत। ITC का क्षेत्र है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। और ये है STHPB, हिंदी में लिख देती हूँ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सही है। कहाँ बनती है? 10 से 15 डिग्री कहाँ बनेगी? दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ITCZ जब यहाँ है तो ये वायुदाब की पेटियाँ भी किधर खिसक जाती हैं? उत्तर में खिसक जाती है। अब ये पेटी मैंने पास में इसलिए बनाई क्योंकि वैसे तो बनती है ये मकर रेखा कहाँ? 23.5 डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री, लेकिन ये मान लेना है पूरी जो पेटी है वो कहाँ खिसक गई? जो पेटी है वो कहाँ खिसक गई? भूमध्य रेखा की ओर। क्यों? क्योंकि ITCZ है, सही है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है वायुदाब की सारी पेटियाँ उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाती हैं। कह सकते हैं कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं हमारी सारी किधर खिसक जाती हैं? उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। लेकिन जब सूर्य की स्थिति दक्षिण में होती है तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां होती हैं वो कहाँ खिसक जाती हैं? सारी दक्षिण में खिसक जाती हैं। अब ITCZ यहाँ बन रहा है तो ये वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, ये 10 से 15 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश तक स्थित आ गई। वैसे कितने पे आनी चाहिए थी? ये 23 के बाद मिलनी थी ना अपने को, लेकिन ये 8 से 10 डिग्री खिसक जाती है उत्तर में, और ये हमारा 30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाती है वायुदाब की पेटी। क्योंकि देखो इसका बताया था मैंने कि जैसे ही जेटी स्ट्रीम आती है ITCZ प्रभावी होता है, हमारा जो जेटी स्ट्रीम वाली धारा भारत के उत्तर से बहना प्रारंभ कर देती है। क्यों? क्योंकि जेटी स्ट्रीम ने सारी जो पेटियाँ हैं वो उत्तर में खिसका दी। अब देखिए क्या होता है। हम बात करते हैं कि सामान्य परिस्थितियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं और वो भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। ITCZ यहाँ बना हुआ है, सही है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारे पास दक्षिणी अमेरिका है,
कौन सा देश है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर बीच में है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर पाया जाता है? देखिए भारत के नीचे हिंद महासागर है और हिंद महासागर से अगर इधर की बात करें अफ्रीका जाएगा, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक आ जाएगा और अमेरिका से और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में हमारे पास प्रशांत महासागर। सही है। अब देखिए स्थिति क्या बनती है। जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर उसके पश्चिमी भाग में जो तट है वहाँ पर एक धारा बहती है, महासागरीय धारा बहती है। धारा का नाम है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। धारा कैसी है? ठंडी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो धारा जाएंगी वो किस प्रकार की रहेंगी? गर्म रहेंगी। अब जैसे यहाँ से जो धारा आएगी इधर वो गर्म रहेगी। उसका रीज़न क्या है? जैसे ही यहाँ भूमध्य रेखा है, गर्म क्षेत्र है, जैसे ही ये इधर भी क्यों टर्न होगी? क्योंकि आगे क्या हो गया? स्थलखंड आ गया। स्थलखंड आ गया तो इसलिए नीचे की तरफ टर्न कर जाएगी और यहाँ से वापस चक्कर लगा के आगे भी क्या आ गया? स्थलखंड आ गया, इसलिए वापस टर्न कर जाएगी। लेकिन ये वाली ठंडी होगी और इधर वाली गर्म होगी। क्लियर है? इधर वाली ठंडी रहेगी। देखिए जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उनके पास ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है। ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है तो वर्षा की स्थितियां नहीं बनती है और जब वर्षा की स्थितियां नहीं बनेंगी तो जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। आपने पेंटागोनिया का मरुस्थल सुना होगा। तो उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर ठंडी धारा बहती है। ठंडी धारा कौन सी बहती है? पेरू की ठंडी धारा, हम्बोल्ट की धारा भी बोलते हैं। अब धारा ठंडी, तापमान कम। तापमान कम तो वायुदाब अधिक। ठंडी धारा है बेटा, टेम्परेचर कम, वायुदाब ज़्यादा। तो यहाँ पर वायुदाब कैसा है? हाई प्रेशर। पेरू की ठंडी धारा बह रही है, यहाँ हम्बोल्ट की ठंडी धारा बहती है। ठंडी धारा, तापमान कम, बिल्कुल ठंडा, कोल्ड वाटर। तापमान कम, वायुदाब अधिक। सही है। इसकी तुलना में यहाँ पर भाई भूमध्य रेखा के पास में है, भूमध्य रेखा से जो आ रहा है तो यहाँ पर तापमान कैसा है? अधिक है। सही है। एक रीजन स्थल भाग का भी है, यहाँ पर तापमान कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? आप सभी जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें क्या करती हैं? गति करती हैं। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। सही है। लेकिन यहाँ पर इतना अधिक तापमान हो जाता है कि संवहन पवनें उठना प्रारंभ कर देती हैं। सही है। देखो पवनें दो तरह से चलती हैं, धरातल के। सही है। और एक ऊपर से नीचे से ऊपर। तो यहाँ टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ पर जो जल है उसमें कौन सी तरंगे चलने प्रारंभ हो जाती हैं? संवहन तरंगे चलना प्रारंभ हो जाती हैं। ये इधर से इधर आ जाता है। जब हवा आएगी तो हवा के साथ जल भी आएगा। सही है। तो वो टर्न कर जाता है। गर्म है, गर्म किधर आएगा? ठंडे की तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इधर से जो है वो कहाँ जाएगा? इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर। सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर इसमें वर्षा होती है। देखिए जब लो प्रेशर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा होती है। क्यों होती है? जब वायुदाब निम्न होगा, ये पवनें आएंगी अपने साथ आर्द्रता लेके आएंगी तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। इसी प्रकार का जो लो प्रेशर है वो कहाँ बनेगा? हिंद महासागर पे बनेगा। सही है। हिंद महासागर पर जब आर्द्रता अधिक होगी तो ये उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी है, ये किधर जाने का प्रयास करेगी? व्यापारिक पवनों के सहारे भूमध्य रेखा की ओर जाने का प्रयास करेगी। सही है। जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी, कोरियालिस बल क्या कहेगा? फेरल का नियम क्या कहेगा? किधर मुड़ जाओ? दाहिनी ओर। तो क्या उसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सही है। जितना अधिक लो प्रेशर यहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में वर्षा होगी। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में न्यून वायुदाब बनेगा। उपोषण उच्च वायुदाब की जो पेटी है यहाँ से पवनें जाएंगी, किधर जाएंगी? भूमध्य रेखा की ओर। सही है। भूमध्य रेखा क्या करेगी? जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी, फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। जैसे ही दाहिनी ओर मुड़ेंगी, भारतीय मानसून प्रभावी होगा या नहीं? जितनी स्थिति प्रबल नीचे होंगी उतना ही हमारा भारतीय मानसून अधिक प्रबल होगा। कह सकते हैं कि हमें भारतीय मानसून से अधिक वर्षा की प्राप्ति होगी। यहाँ पे क्या होता है? संवहनीय तरंगे चलती हैं। संवहनीय तरंगे कहाँ चलती हैं? नीचे से धरातल से ऊपर जाएंगी। जैसे ही ये ऊपर जाती हैं, यहाँ वाला जो तापमान है, अब देखिए वायु को खाली जगह कहाँ मिलती है?
यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ वाली जितनी भी वायु थी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। सही है। तो यहाँ से जैसे ही संवहन ऊपर रेखाएं ऊपर जाती हैं तो ये फेरल वाला थोड़ा सा नियम यहाँ भी काम करेगा। सही है। दाहिनी ओर मुड़ेंगी, मुड़ेंगी आगे। यहाँ जब इनको खाली स्पेस मिलेगा तो ये वापस आएंगी या नहीं आएंगी, यहाँ क्या हो जाएगा, वायु का अवतलन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, वायु का अवतलन हो जाएगा और एक पूरा सर्कल बन जाएगा। जैसे ही अब यहाँ पर तापमान क्या था, अधिक था, हाँ तापमान अधिक, वायुदाब कैसा हुआ, कम हुआ। संवहन तरंगे चली, ऊपर गई, जैसे ही ऊपर गई किसके प्रभाव में आई, कोरियालिस बल के प्रभाव में आई। कोरियालिस बल के प्रभाव में आते यहाँ क्या था, वायु ने जगह खाली कर रखी थी। अब खाली जगह तो उसको भरने के लिए आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो वैसे ही गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो तीव्र हो जाएगी, उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा, हिंद महासागर तक पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर वर्षा हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा, हिंद महासागर तक पड़ेगा। हिंद महासागर पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध को पार करेंगे, फेरल का नियम क्या कहता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। घड़ी की जैसे घड़ी चलती है वैसे मुड़ जाएंगी। दाहिनी ओर मुड़ते ही क्या है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। सही है। इसको बोलते हैं हम वाकर सेल। सही है। दूसरा रीजन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसके दोनों जो तट हैं उनके तापमान में अंतर पाया जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, उसके जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ठंडी जल धारा बहती है। धारा का नाम है पेरू की धारा। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब के कारण वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पवनें सीधी कहाँ टकराएंगी, पूर्वी भाग पर टकराएंगी, तो वर्षा भी कहाँ करेंगी, पूर्वी भाग पे करेंगी। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग मरुस्थल है, आगे वाले भाग में वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर क्या बनता है, तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण क्या, संवहन तरंगे उठना प्रारंभ हो जाती हैं और कोरियालिस बल के प्रभाव से वो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही यहाँ स्पेस खाली मिलता है वो क्या करती हैं, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इस प्रकार जो शैल बनता है उसको बोलते हैं हम वाकर शैल। सही है। दक्षिणी दोलन वक्र भी बोल देते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाकर चक्र कहा जाता है इसको। तो जो सामान्य स्थितियाँ होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। तो जैसे ही यहाँ लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनने के बाद जैसे ही ये भारतीय क्या करती है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब देखिए, ये था हमारे पास पेरू की जब धारा कैसी है, ठंडी है। सही है। मैंने क्या बताया कि जो पेरू की धारा है 2 या 5 वर्ष में उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और कह सकते हैं कि हम महासागर में क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, या कह सकते हैं कि ये इतना अधिक गर्म जल होता है कि ये वाला बहकर वापस कहाँ पहुँच जाता है, इस वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ की जो धारा है वो किस प्रकार की हो जाती है, गर्म हो जाती है। पेरू की धारा है ठंडी, लेकिन इसी प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं कि धारा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये बताइए, धारा गर्म तो तापमान, तापमान बताओ कैसा होगा, ताप अधिक, ताप अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा, लो प्रेशर। सही है। आगे वाली बात करो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तापमान अधिक, तापमान अधिक तो अब संवहन तरंगे कहाँ चलेंगी, यहाँ चलेंगी। इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर। सही है। इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर। अब जब यहाँ पर निम्न दाब है, सही है, तापमान इतना अधिक है कि अब यहाँ से क्या चलेंगी, संवहन धाराएं चलेंगी। सही है। क्या चलेंगी, संवहन धाराएं चलेंगी। और ये क्या करती हैं, चक्रवातों के प्रभाव में आकर किधर आना प्रारंभ कर देती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, आगे बताऊंगी मैं, जैसे पूर्वा जेट चलती है वो क्यों चलती है। ये क्या करती है, जैसे ही इधर और फिर वापस नीचे आना प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से नीचे वायु का अवतलन होता है, हाई प्रेशर आ गया। अब इसमें क्या होता है, ये जाएगी इधर हाई से लो की ओर। सही है। तो जो पूरा जो सेल है वो क्या हो जाता है, हमारा प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो क्या वायु जो कह सकते हैं वर्षा वाली स्थितियाँ भारत में बनेंगी, नहीं बनेंगी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ने स्थितियाँ पूर्ण रूप से चेंज कर दी। इसलिए कभी तो हमारा मानसून समय से आ जाता है, कभी हमारा देर से आता है, और कभी कह सकते हैं कि वर्षा के कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में हमें वर्षा की प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय मानसून के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय मानसून है वो क्या है
कि कृषि एक जुआ है एक तरह से। क्यों? क्योंकि भारतीय मानसून 5 या 7 वर्ष में एक बार समय पे आता है, या तो कभी तो समय से पहले आ जाता है या कभी समय से बाद में आता है। तो यहाँ हाई प्रेशर वाली स्थितियाँ बनेंगी तो क्या भारतीय मानसून उतना प्रभावी रहेगा जितना प्रभावी वास्तव में रहना चाहिए? नहीं रहेगा। सही है। तो ये क्या करती हैं, जो भारतीय मानसून है उसकी नियमितता को बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो एल नीनो है वो क्या कर देती है, भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ITCZ जब यहाँ रहता है, मोस्टली ये मान लो कि सर्दियों वाले समय में या बीच वाले समय में रहता है, जब दोनों में ऋतु परिवर्तन वाली होती है, उस समय इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये क्या है, ये क्या करती है, हमारी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। मोस्टली जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज चमकता है उस समय ये स्थितियाँ बनती हैं। सही है। क्योंकि यहाँ तक क्या रहता है, उस सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसके कारण इन दोनों के क्या पाए जाते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो बेल्ट है वो पाई जाती है। तो ये था हमारा एल नीनो, जो क्या करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर देखिए तापमान अधिक हो गया, गर्म जल धारा आ गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम ही परिवर्तित हो गया। सही है। जो वोकर सेल है आपका, उसमें भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये क्या करती हैं, भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, एक ये था हमारा एल नीनो, एक ला नीनो होता है, वो भी इसी प्रकार से क्या है, भारतीय मानसून पर प्रभाव डालता है। जब एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब ला नीनो की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब हम पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में आपको बताती हूँ। कर दूँ नीचे वाला ब्लैक बोर्ड साफ, एक बार देख लीजिए आप इसको, जो भी है। इसमें देखिए क्या होता है, कई बार मछलियों के लिए खाने की कमी हो जाती है। अब जैसे कई जो क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडे जल की धाराएं मिलती हैं, और उनके लिए जो जल पलवक होते हैं उनकी कमी हो जाती है, मतलब मछलियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि गर्म की जगह ठंडी या ठंडी की जगह जब गर्म आती हैं तो तापमान में अत्यधिक अंतर आता है, और जो महासागरीय जो जलवायु होती है वो क्या करती है, इन जो जीव जंतु हैं उनके लिए भरण पोषण का कार्य करती हैं। तो जैसे ही गर्म और ठंडी धारा का समावेश होता है, या कह सकते हैं कि हम गर्म जल धारा आ जाती है, तो जो पलवक होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, या उन स्थानों पर इनकी स्थिति नहीं बनती है। तो उस वजह से जो हमारे मत्स्य के जो केंद्र हैं, मछली पकड़ने के जो मुख्य केंद्र हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पर भी, और जो पर्यावरण या महासागरीय जो वायुमंडल पर्यावरण है उस पर भी क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मछलियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है, ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम की। देखिए क्या है पूर्वी जेट स्ट्रीम, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी सिर्फ आपको समझने वाली बात है कि दोनों में स्थितियां कैसी बनती हैं, विपरीत बनती हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ITCZ बनता है, भूमध्य रेखा, नीचे क्या है हमारे पास, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। देखिए क्या होता है, तिब्बत का पठार है यहाँ, सही है। तिब्बत के पठार पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक जब गर्म होगा तो यहाँ से पवनें उठना प्रारंभ हो जाती हैं, सही है। पवनें उठना प्रारंभ हो जाती हैं तो दोनों के दाब में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। हिंद महासागर इस तापमान की बजाय, इस क्षेत्र की बजाय, देखिए ऊपर है कुनलुन, नीचे है हिमालय, सही है, बीच में है तिब्बत का पठार, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला है। अब विस्तृत क्षेत्र में फैला है तो सूर्य की सीधी किरणें जब पड़ेंगी तो तापमान क्या हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी, ताप अधिक, वायुदाब, तापमान अधिक, वायुदाब कम, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से संवहन तरंगें ऊपर उठना प्रारंभ होंगी, सही है। इसकी बजाय तापमान यहाँ पर क्या है, कम है। हिंद महासागर में तापमान कम है, क्यों, क्योंकि जल का स्वभाव कैसा है, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा। अब यहाँ से जो पवनें उठती हैं वो पवनें क्या करती हैं, इस हिंद महासागर की ओर आकर्षित होती हैं,
क्यों? क्योंकि दोनों के तापमान में क्या है, वायुदाब में अंतर है। ये धरातल के समीप नहीं, ये होता है ऊपरी क्षोभ मंडल में। किस में होता है? ऊपरी क्षोभ मंडल में। सही है। ऊपरी क्षोभ मंडल में यहाँ से पवनें उठना प्रारंभ करती हैं, वो पवनें उठती हैं और वो कहाँ आके नीचे अवतलित होती हैं? हिंद महासागर में। सही है। हिंद महासागर में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलेगी। सही है। जैसे ही ऊपर उठता है, यहाँ से इसकी एक शाखा पूर्व से ईस्ट और वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है इंडिया के इसी क्षेत्र से, लेकिन होती कहाँ है? ऊपरी क्षोभ मंडल में। सही है। होती कहाँ है? ऊपरी क्षोभ मंडल में। इसी की एक शाखा यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। क्यों होती है? व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं? सही है। दूसरे यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, वो भी बताऊंगी कैसे होते हैं, जिसके कारण क्या होती है? ये प्रबल हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक शाखा किधर निकल जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये जो शाखा जाती है इसको हम बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? पूर्वी जेट स्ट्रीम। सही है। इसमें क्या होता है, अब ये सर्कुलेट बनेगा ऐसे, ऊपर से पवन आएगी, नीचे आएगी, और यहाँ से क्या होगा? ये ऐसे और ये ऐसे। सही है। सर्कुलेट बन रहा है, बिल्कुल। ऊपर से आएंगी, समयन तरंगें होंगी, यहाँ खाली स्थान मिलेगा, यहाँ वायु नीचे उतर जाएगी। उसका रीजन भी क्यों है? हाई प्रेशर की बेल्ट है। आपको पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलेंगी। सही है। पवनें इधर चलेंगी तो यहाँ पर खाली स्पेस मिलेगा, खाली स्पेस मिलेगा तो ये पवनें यहाँ उतरती हैं। ठीक है। आगे सेम प्रोसेस चलता है। अब जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन आपने उष्ण कटिबंध के बारे में सुना होगा। जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। सही है। बीच में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर। तो इस प्रकार से ये बाहर से अंदर की ओर क्या चलती हैं? इसमें पवनें चलती हैं। सही है। लेकिन उष्ण कटिबंध चक्रवात जो है भूमध्य रेखा पर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? कोरियालिस बल के प्रभाव से। सही है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये उष्ण कटिबंध जो चक्रवात हैं भूमध्य रेखा पर नहीं चलते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि सागर पर उत्पन्न होते हैं। सही है। उष्ण कटिबंध जो चक्रवात हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? सागर पर। सही है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर। सही है। टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। ITCZ यहाँ है तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ इस प्रकार की स्थिति बनती है कि ये क्या बन जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और इस जेट के प्रभाव में आने से ये इसके साथ साथ कहाँ आ जाते हैं? पूर्व से पश्चिम। जैसे जैसे ये यहाँ आते हैं, आपने हुदहुद सुना होगा 2-5 साल पहले, उड़ीसा के, तमिलनाडु के इन तटों पर टकराते हैं और वर्षा करते हैं। सही है। इस चक्रवात की एक विशेषता यह भी रहती है कि जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाते हैं ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ तट पर वर्षा करते हैं। भारत का जो पूर्वी तट है चक्रवातों के माध्यम से वहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। सही है। पूर्वी जेट स्ट्रीम है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, चक्रवात कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन ये पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करती है? इसको पूर्व से पश्चिम की ओर लाने का, पूर्व से पश्चिम की ओर लाती है। जब सागर से आएगा अपने साथ आर्द्रता लेके आएगा तो क्या वर्षा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आपने देखा होगा कि इधर उड़ीसा, कई बार देखिए चक्रवात आने की वो बताते हैं वो कि इस समय चक्रवात आने वाला है, ये वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु तट है, ये वह है, तट के पास से जो साधारण व्यक्ति हैं उनको हटा दिया गया है या उनको सागर में जाने से मनाही की गई है। क्यों? क्योंकि चक्रवात आने वाला होता है और इतना अधिक प्रबल होता है और इन्हीं क्षेत्रों में टकराता है और यहाँ पर भारी वर्षा करता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आता है। तो भारत का जो पूर्वी भाग है उस पर जो वर्षा होती है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है, और उसमें हेल्प कौन करती है? पूर्वी जेट स्ट्रीम करती है। मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि अरब सागर वाली जो शाखा है वो इस पश्चिमी घाट पे वर्षा करती है और ये वाली इसके समानांतर आगे निकल जाती हैं जलीय भाग से, न तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से इसमें वर्षा होती है और न ही अरब सागर से। लेकिन बात ये आती है अगर वर्षा होती है तो वो किस माध्यम से होती है? वो होती है इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के माध्यम से। यहाँ एक हुगली नदी है पश्चिम बंगाल के पास, वहाँ से क्या करती हैं ये हवाएं अंदर चली जाती हैं और
चक्रवात के माध्यम से नहीं, इन आर्द्र हवाओं के माध्यम से दिल्ली तक अंदर वर्षा हो जाती है। हम कहें कि जो चक्रवात हैं वो तो तट पर ही समाप्त हो जाते हैं, तट को ही सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर्द्र पवने हैं वो इस हुगली नदी के जो हुगली नदी का जो बेसिन है वहाँ से अंदर घुस जाती हैं, और अंदर घुसने के कारण दिल्ली तक वो पवने क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। लेकिन अगर पूर्वी घाट की बात की जाए, पूर्वी घाट पर जो वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। सही है। महाद्वीप उनके पूर्वी भागों पर आती है, सागर पर उत्पन्न होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भूमध्य रेखा पर बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यहाँ पर ये चक्रवात के लिए उपयुक्त दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे ही सागर का तापमान बढ़ जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, उसी समय क्या होती हैं, इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और पूर्वी जेट के सहारे ये क्या आ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं, और भारत के जो पूर्वी घाट है उस पर क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। आपने सुनामी नाम सुना होगा, हुदहुद सुना होगा, जो भारत के जो उड़ीसा और आपका तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों पर ये क्या करते हैं, भारी वर्षा करते हैं। आपने देखा होगा ये जो वर्षा होती है 3 या 4 दिनों तक कंटिन्यू होती रहती है, भारी तबाही भी भारी मचाती है। तो ये शांत रूप में नहीं होती है, तीव्र बौछार के रूप में, तेज आंधी के रूप में, इस प्रकार की वर्षा होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जैसे हुदहुद आया था तो उसने क्या किया था, तट को सर्वाधिक प्रभावित किया था। अब बात आई कि दिल्ली तक कैसे जाती है। जो चक्रवात है वो तो क्या करता है, तट को ही प्रभावित करता है, लेकिन जो आर्द्र पवनें होती हैं, जैसे चक्रवात के साथ तीव्र गति से पवनें भी चलती हैं, तो वो पवनें अंदर तक चली जाती हैं और क्या कर देती हैं, वो अपनी जैसे ही आगे वाले क्षेत्र में जाएंगे, ITCZ के कारण क्या हो जाती है, उनकी तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी वो अपनी आर्द्रता को वहाँ छोड़ देती हैं। सही, एडियाबेटिक का बताया था ना कि जैसे ही पवन है क्या है, इसके सारे ऊपर बढ़ेगी, जैसे ही ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ने के बाद क्या होगा, तापमान में क्या आएगी, तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। और जैसे ही तापमान में कमी आएगी, जितनी भी उसके पास आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को वह वहीं छोड़ देती है, और पहाड़ी ढालों पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसको चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जिसके माध्यम से भारत का जो पूर्वी तट है उस पर क्या होती है, वर्षा पाई जाती है। एक मानसून पूर्व की वर्षा की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न होता है, मानसून पूर्व की वर्षा क्यों होती है, फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चक्रवातों के बारे में आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे चक्रवात का, तो BSc फाइनल वाले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखिए बात करी थी मानसून पूर्व की, अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसकी बात करें हम, उत्तरी भारत में चलती है हमारे पास लू, और केरल में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आम्रवृष्टि, आम्रवर्षा। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं इसको, कहवा, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉज, है ना। देखिए क्या होता है, इस समय मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उसका रीज़न क्या होता है कि स्थानीय जो हवाएं होती हैं उनके माध्यम से यह वर्षा होती है। इतना अधिक प्रबल नहीं होता, जैसे सूर्य की यहाँ चमक रहा है तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। भाई सूर्य की तिरछी सीधी किरणें नहीं तो हल्की सी तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ वायुदाब में क्या पाया जाएगा, इधर और इधर के वायुदाब में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। जब तापमान में अंतर पाया जाएगा तो जो स्थानीय पवनें कब चलती हैं, जब आसपास के जो 2 निम्न वायुदाबी उच्च वायुदाब के केंद्र बनेंगे तब क्या चलती हैं, तब क्या चलती हैं भाई, पवनें चलती हैं। अब जो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। अब इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगे, नहीं चलेंगी। तो जब ये पवनें चलती हैं तो आसपास का जो स्थानीय क्षेत्र है उससे हवाओं को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इतना अधिक प्रबल नहीं होता कि हिंद महासागर, या हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर की पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। इन दोनों में वायुदाब में इतना अधिक अंतर नहीं होता कि ये हिंद महासागर की पवनों को क्या कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। ये सिर्फ कितना आकर्षित करता है, ये अपने आसपास की जो स्थानीय हवाएं होती हैं उनको आकर्षित करता है। इसके माध्यम से केरल में मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, आम्रवृष्टि। इसलिए कहा जाता है कि आम जो फसल होती है उसके लिए बेहद लाभदायक होती है। उस समय इस पर टपोरे, कह सकते हैं कि आम जो पकना प्रारंभ होता है या आम बनना प्रारंभ होता है, तो उस समय जब ये वर्षा होती है तो आम
की जो फसल होती है उसको बेहद लाभ मिलता है, जिसके कारण इसको केरल में किस नाम से जानते हैं, आम्रवृष्टि के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में हम क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। सही है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फसल कौन सी बोई जाती है, कहवा की। सही है, कहवा की फसल के लिए लाभदायक, इसलिए तमिलनाडु में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। वहाँ भी इसी प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। अब ये वाली वर्षा वहाँ होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सही है, स्थानीय है। स्थानीय है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, सागर से जो हवाएं आती हैं जिसके कारण क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। अब इसी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ भी बनती हैं। सही है, जिस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ बनी उसी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ बनती है। यहाँ क्या हो जाता है, आपका लो प्रेशर हो जाता है, लेकिन हवाएं भी कहाँ से आएंगी, आसपास वाले क्षेत्र से आएंगी। अब इधर रेगिस्तान के मरुस्थल से आ रही हैं, इधर उत्तर भारत से आ रही हैं। जब इनको जल मिलेगा ही नहीं तो क्या होंगी, गर्म पवनें चलेंगी। भाई ITCZ यहाँ बिल्कुल बीच में सिर पे चमक रहा है, तो उस समय क्या होगा, यहाँ कैसी, यहाँ वर्षा होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, जो स्थानीय रूप में क्या आ रहा है, इसमें उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बन रहे हैं। इतना अधिक प्रबल नहीं है कि हिंद महासागर या अरब सागर की शाखा को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। स्थानीय लू कैसा है, स्थानीय है, तो यहाँ पर आसपास की हवाओं को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आपने देखा होगा कि हमारे लू चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, लेकिन वर्षा नहीं होती। उसका रीज़न ये है क्योंकि आसपास का जो भाग है वो कैसा है, स्थल भाग है, इसलिए वर्षा नहीं होती। पश्चिमी बंगाल के पास यहाँ हम देखें तो यहाँ भी इसी प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। बैसाख का महीना होता है, काल काल होता है नुकसान पहुँचाना। यहाँ पे भी क्या होती हैं, वही फसलों की पकने का समय होता है, आम वगैरह या अन्य जो फसलें होती हैं उनके पकने का समय होता है। तो बैसाख के महीने में ये क्या करता है, उन फसलों को नुकसान पहुँचाता है, उन फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पश्चिमी बंगाल में इसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। इसके माध्यम से वर्षा भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति इधर से स्थल है और इधर से जलभाग है, लेकिन उसके माध्यम से इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है। सही है, तो नुकसान पहुंचता है तो इसको नाम क्या दिया, काल बैसाखी। बैसाख के महीने में काल, काल का मतलब नुकसान वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये मानसून पूर्व की जो वर्षा है अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ आम के लिए लाभदायक है, इसलिए आम्रवृष्टि, यहाँ चेरी। सही है, तो अलग अलग फसलें बोई जाती हैं उनके लिए। और हमारे यहाँ तो आसपास कोई जल क्षेत्र है ही नहीं, जिसके कारण क्या है, हमारे यहाँ गर्म आंधियाँ बवंडर चलते हैं और गर्म रहते हैं, जल नहीं है तो वर्षा भी नहीं होती है। तो ये मानसून पूर्व की बात है कि जब मानसून आता है उससे पहले इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं जो स्थानीय रूप में बनती हैं और इतनी अधिक प्रबल नहीं होती, या कह सकते हैं कि वायु दाब में इतना अधिक अंतर नहीं पाया जाता कि हिंद महासागर से आने वाली पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आज का आपका क्वेश्चन, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है उसका बताएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, जगह का नाम। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है राज्य कौन सा है, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पहाड़ी का नाम कौन सा है। सही है, इन सभी क्वेश्चंस के आप कमेंट करके मुझे आंसर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।